Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 12th of October 2020, Monday. Inspiration of the day is strive for progress, not perfection. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. GST stalemate may see some solution today. Today we are going to have another GST Council meeting, and in that meeting it is expected that the tussle between the states government and the union government may resolve over the GST compensation. As we all know, there is a tussle going on between states government or union government in order to compensate the states for their revenue losses during COVID-19 period. और रिसेंटली जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट को दो ऑप्शन दिए थे. एक ऑप्शन आरबीआई के एक विंडो ओपन कर रही थी जिससे फाइनेंसिंग का ऑप्शन दिया था. दूसरा ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिया था कि स्टेट्स इफ दे आर विलिंग दे कैन गो फॉर मार्केट बोरोइंग. और दोनों ही ऑप्शंस में कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे. नंबर ऑफ स्टेट्स हैव ऑप्टेड फॉर आरबीआई विंडो बिकॉज इन दैट विंडो बोथ principal as well as the interest will be paid by union government. So in that case 21 state have opted for RBI window or the RBI window option. Among them Kerala seems to be more than willing to compromise in favor of center's offer of RBI window, that is 1.1 trillion rupees. Although 21 स्टेट्स ने इसको ऑप्ट किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जितने भी डिसेंटिंग स्टेट्स हैं, डिसेंटिंग मीन्स स्पेशली ऐसे स्टेट जहां पर अपोजिशन पार्टी की रूलिंग है, वो स्टेट्स इस ऑप्शन के साथ पैरेलली सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू परस्यू देयर डिमांड फॉर सेटिंग अप द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी. जो भी डिसेंटिंग स्टेट्स हैं, अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, उनका ये कहना है कि देयर शुड बी द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी ओवर द इशू ऑफ कॉम्पनसेशन. And they are actually demanding to form the group of ministers body so that their issue of compensation can be resolved. 2017 में जब जीएसटी आया था तो उस समय एक क्लॉज था कि जीएसटी की वजह से आगे आने वाले 5 सालों तक अगर स्टेट्स गवर्नमेंट को कोई लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू कलेक्शन तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी फॉर अपकमिंग 5 ईयर. एक ये क्लॉज था. अभी तक क्या था, कोविड-19 जैसी कोई पैंडेमिक नहीं थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली रिज्यूम कर रही थी, जिसकी वजह से जो 28% का गुड्स का स्लैब है उस पर कुछ परसेंट का सरचार्ज या सेस लगा करके यूनियन गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्ट कर रही थी और उस रिवेन्यू से स्टेट्स को कॉम्पनसेट कर रही थी. अब ड्यूरिंग कोविड-19 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई हैं, इकोनॉमी में भी रिसेशन आ गया है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है. और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्पेशली 28% का जो गुड्स कैटेगरी थे, दैट इज सेन गुड्स, डीमेरिट गुड्स, लग्जरी गुड्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से जो सेस और जो सरचार्ज लगाती थी यूनियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स फॉर देयर लॉसेस, उसमें उसके कलेक्शन में भी फॉल आया, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को उनका जीएसटी की वजह से होने वाला जो लॉस है वो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही. ऑन द अदर एंड यूनियन गवर्नमेंट का एक ये भी पॉइंट है कि इस समय जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उनको जो रिवेन्यू कलेक्शन जो उनका फॉल किया है उसका बेसिक रीज़न कोविड-19 है, दैट इज़ एक्ट ऑफ गॉड. जीएसटी एक्ट में उसके लिए कहीं भी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि आगे आने वाले सालों में एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो भी उसको भी यूनियन गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी. ऐसा क्लॉज नहीं है जीएसटी में, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट का कहना है. ऑल्दो स्टेट्स गवर्नमेंट ये कह रही है कि एक्ट ऑफ गॉड को लेकर के जीएसटी रिज्यूम में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि आपने स्टेट्स गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि अगर स्टेट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या गॉड्स एक्ट की वजह से कोई लॉस होता है कॉम्पनसेशन में तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कॉम्पनसेट नहीं करेगी. ऐसा कोई क्लॉज जीएसटी में नहीं दिया हुआ है. तो जो सेंटर का ये पॉइंट है कि ये जीएसटी कलेक्शन में जो फॉल हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गॉड्स एक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द जीएसटी पर से. ऑल्दो दिस पॉइंट सीम्स वैलिड, बट अंडर जीएसटी कॉम्पनसेशन or GST Act, there is no provision of natural disaster or God's Act. Therefore, for center, it is obligatory to compensate the state's government for their revenue losses even during the COVID-19 pandemic.
तो जितने भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इन ऑर्डर टू सेट द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर आरबीआई विंडो, क्योंकि स्टेट्स गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन में चल रही है बिकॉज ऑफ द हाई स्पेंडिंग प्रेशर इवन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, किसी कहीं पर एकदम से सडनली उनमें रश देखा जा रहा है, कहीं पर सडनली डिक्रीज या कहीं पर सडन इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है। ऑन द अदर एंड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हुई हैं मैक्सिमम अपनी 100% कैपेसिटी से ऑपरेट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से भी बिजनेस या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी उतने अच्छे से बूस्ट नहीं कर रहा। ऑल दो रिसेंटली जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी कलेक्शन में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली सफिशिएंट फॉर स्टेट्स गवर्नमेंट टू कॉम्पनसेट और टू बेयर देयर हाई स्पेंडिंग प्रेशर। इसी की वजह से स्टेट्स गवर्नमेंट जो है 21 स्टेट वो आरबीआई की विंडो तो ऑप्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड they are also going to Supreme Court for dispute resolution। तो नंबर ऑफ स्टेट्स के अपने अपने अलग ओपिनियन है, बट ऐसा कहा जा रहा है जितने भी ऑपोजिशन लेड स्टेट्स हैं या जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं दे मे और दे probably go for Supreme Court। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। OMO on state government bonds could be a game changer, say experts। OMO stands for Open Market Operations. So RBI's decisions to conduct the secondary market purchases of state development loan or bond issues by different state government is what investor needed to take these bonds seriously and start trading। अभी तक क्या होता था, जो आरबीआई का मेन फोकस होता था वो सेंटर जो ट्रेजरी बिल या जो सेंटर के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती थी उन पर ज़्यादा फोकस होता था। स्टेट डेवलपमेंट लोन या जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती थी जिनको हम एसडीएल भी बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट जब भी फाइनेंसिंग करता है मार्केट से तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन या बॉन्ड्स के फॉर्म में करता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू द ट्रेजरी बिल लाइक यूनियन गवर्नमेंट्स। तो जब स्टेट्स बोरोइंग पर जाता है मार्केट बोरोइंग पर, स्टेट मीन्स कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब मार्केट बोरोइंग पर जाते हैं तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन या एसडीएल बॉन्ड इशू करते हैं। तो अभी तक आरबीआई का मेन फोकस जो होता था वो सेंटर गवर्नमेंट पर, सेंटर के ट्रेजरी बिल या सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट इशूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर होता था। बट रिसेंटली आरबीआई का जो डिसीजन आया है स्टेट डेवलपमेंट लोन को लेकर के या स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स को लेकर के in order to conduct the secondary market purchases, this decision may have the serious impact on investors, or it is expected that investors actually start trading of SDL bonds। अभी तक क्या होता था, सेंट्रल बैंक हैज़ been actually continuously assuring the states investors that SDL bonds are safe and investors can actually invest into SDL bonds and there is an implicit guarantee on these bond। अभी तक सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई कन्विंस करने में लगा था इन्वेस्टर्स को कि जितने भी एसडीएल बॉन्ड्स हैं दे आर सेफ एंड देयर इज अ इम्प्लिसिट गारंटी ऑन दीज बॉन्ड्स। इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं पर भी नहीं डूबेगा किसी भी लेवल पे। बट फिर भी जो इन्वेस्टर्स है दे वर एक्चुअली वेरी रिलेक्टेंट टू बाई द एसडीएल बॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखता था मार्केट में रिगार्डिंग द एसडीएल बॉन्ड, स्पेशली फॉर foreign investor। Foreign investors in particular have been reluctant to buy these bonds। Actually, central banks maintain a consolidated sinking fund that is called as CSF, from which market borrowings of states are serviced, and a guaranteed redemption fund that is GRF, which can be used if there is a default। तो अभी तक सेंट्रल बैंक कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स को अश्योर करता था कि जो एसडीएल बैंड्स हैं बॉन्ड्स हैं दे आर एक्चुअली safe and there is an implicit guarantee because of consolidated sinking fund and because of the guarantee redemption fund। Apart from all those assurance, the investors were not very keen towards these bonds। As of October 11, foreign portfolio investors have just use 1.03% of their investment limit, that is 67,000 crore approximately, in all these SDF bonds।
And in case of government securities, the utilization is as high as 41.13% of limit. तो आप देख सकते हैं SDL bonds में 1.0% of their investment limit, जो भी investment limit है वो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मीन्स जी सिक्योरिटीज स्पेशली ट्रेजरी बिल्स, उसके केस में 41.13% की का जो लिमिट का परसेंटेज है उसका इतने पोर्शन में इन्वेस्टमेंट अभी तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने किया. तो इट मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स स्पेशली दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज SDL बॉन्ड्स. और इसी की वजह से RBI ने ये डिसीजन लिया है दैट RBI इज गोइंग टू कंडक्ट द सेकेंडरी मार्केट परचेसेस ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन और द बॉन्ड इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट. इससे क्या होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाई एक्चुअली इन्वेस्टर्स स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट टूवर्ड्स SDL. जैसा कि हमने देखा 1.03% लिमिट का ही इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के केस में, स्पेशली इन SDL. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि वाई इन्वेस्टर एक्चुअली वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम दीज बॉन्ड्स. The very important reason is these bonds are actually illiquid. Illiquid means there is virtually no secondary market for SDL bonds, just like government securities and treasury bills. ये bonds बिल्कुल illiquid होते हैं. Illiquid होते हैं इसका मतलब every time states borrow, they do it through new bonds. और जब स्टेट गवर्नमेंट से ही आप इसको लिक्विफाई कर सकते हैं. देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट फॉर परचेजिंग ऑफ दीज SDL bonds. So once the investor has invested into SDL bonds, it cannot go for or cannot actually trade these bonds into any secondary market. तो अगर लिक्विड मनी की ज़रूरत है, अगर इन्वेस्टर्स को उस पर्टिकुलर बॉन्ड का रिडम्पशन करना है, दे हैव टू गो to state government. State government means RBI. Why? Because there is no secondary market for these SDL bonds. So बहुत illiquid होते हैं, liquidity नहीं होती क्योंकि कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होता SDL बॉन्ड्स के लिए, जिसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेट डेवलपमेंट लोन में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं. द शीर नंबर ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल इन जस्ट द 10-year कैटेगरी मेक सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. ऑल्दो अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के केस में कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो पर्टिकुलर स्टेट डेवलपमेंट लोन या SDL बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में. Why? Because these can be used to fulfill the statutory liquidity ratio clause. SLR clause ये SDL बॉन्ड फुलफिल करते हैं. इसकी वजह से कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, they actually go for SDL bonds. And because these bonds offer 50 to 60 basis point BPS more than equivalent maturity government bond at virtually the same risk profile. तो जिसकी वजह से कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो अपने कुछ क्लॉज SLR क्लॉज को पूरा करने के लिए ऑन द अदर एंड 50 to 60 बेसिस पॉइंट्स के ज़्यादा मेच्योरिटी ऑफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. इसकी वजह से कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स SDL बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं. बट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी डिसमिसल. सो नाउ in order to change these pattern, RBI moved to conduct the open market operation on state development loan or SDL bond, and this should bring down the spread. Open market operations we all know, selling and purchasing of government securities in order to change the yield or interest rate into the market. And because of this RBI moved to conduct the open market operation, the spread widened to 90 BPS while banks value the SDL at G security plus 25 basis point. तो अब RBI ये SDL में ओपन मार्केट ऑपरेशन करने जा रहा है. इससे क्या होगा, जो स्प्रेड होगा बॉन्ड यील्ड का वो इंक्रीज करेगा. ऑन द अदर एंड जब RBI एक सेंटर बैंक किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी का किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है या उनकी खरीद फरोख्त कर रहा है, तो इट गिव्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स अ foreign investors. It means these bonds are safe. They can also invest into these bonds. जिसकी वजह से
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, probably may increase into SDL case as well. And RBI could be assuming a role akin to ECB in conducting the SDL open market operations. तो RBI का ये मूव हो सकता है SDL जो बॉन्ड्स हैं उनमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें, जिससे कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए एक्चुअली फंड रेज कर पाना इस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के सिचुएशन में ज़्यादा आसान होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। RBI stands on inflow via Mauritius may hit NBFCs. So the RBI's recent stand that financial firms cannot set up with foreign direct investment from Mauritius or other jurisdictions that do not meet the benchmark laid down by FATF. और ऐसा कोई RBI ने पहली बार नहीं किया है। रिसेंट टाइम में भी हमने देखा था RBI ने थर्ड कंट्री से आने वाले बहुत ज़्यादा जो FDI हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्पेशली चाइना, मॉरिशस और ऐसे जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, उनसे आने वाले जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते थे RBI उस पर हमेशा कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगता था। और इवन कोविड-19 के ड्यूरेशन में, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दैट न्यूज़ रिसेंटली, RBI ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था मॉरिशस और अदर टैक्स हेवन से आने वाले इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली इन केस ऑफ NBFCs। तो उस ड्यूरेशन में जब RBI ने उस पर्टिकुलर फंड को ब्लॉक किया था, उसकी वजह से भी NBFCs के को फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। अब रिसेंटली जो RBI ने स्टैंड्स लिया है स्पेशली फॉर मॉरिशस, कि मॉरिशस से आने वाला जो फंड है, स्पेशली NBFCs कंपनीज में जो फंड आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, उसको लेकर जो NBFCs हैं दे कैन नॉट सेट अप द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मॉरिशस और ऐसे बहुत सारे जुरिडिक्शंस हैं, इनको हम टैक्स हेवन भी बोलते हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के जितने भी बेंचमार्क लेड डाउन किए गए हैं उन उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? आपने इसका नाम पाकिस्तान की जो ब्लैक लिस्टिंग वाली न्यूज़ है उसके केस में भी सुना होगा, तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम्स कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, बेसिकली इसका क्या मैंडेट है। तो शॉर्ट में बता दे रही हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मैंडेट है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। और मॉरिशस के केस में जो RBI ने डिसीजन लिया है इन ऑर्डर टू ब्लॉक द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मॉरिशस एंड अदर जुरिडिक्शंस लाइक मॉरिशस, दोज डू नॉट एक्चुअली fulfill the criteria or the benchmark laid down by FATF that indicates कि इन सारे कंट्री से जो भी इन्वेस्टमेंट आता है स्पेशली इन NBFCs वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आता है, दैट इज एक्चुअली नॉट द लीगल मनी लॉन्ड्रिंग या राउंड ट्रिपिंग की तरह आता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट RBI has been strict on these types of investment. PE investment in financial sector will see a slowdown until funds adopts new jurisdictions that offer similar tax benefits as Mauritius or until meets the FATF standard. Expert का ये कहना है कि आप कहेंगे मैं मॉरिशस से ही क्यों आता है इतना NBFCs में फंड्स, बेसिकली टैक्स बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि या तो अदर जुरिडिक्शंस अगर वो इंडिया के NBFCs में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उन्हें सिमिलर टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जैसा कि मॉरिशस में मिलता है, या मॉरिशस में रहने वाले जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं दे हैव टू मीट द क्राइटेरिया और द FATF स्टैंडर्ड, देन ओनली दे कैन इन्वेस्ट इनटू इंडियाज NBFCs। ऑन द अदर हैंड इंडिया को क्या लॉस होगा इससे? अब चूंकि मॉरिशस से या अदर मॉरिशस लाइक जुरिडिक्शंस जहाँ से राउंड ट्रिपिंग आती थी या मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, इजी फाइनेंस अवेलेबिलिटी होती थी NBFCs को, तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में स्पेशली जब ऑलरेडी वो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के सिचुएशन से, लिक्विडिटी क्राइसिस से, उस केस में एक ऑलरेडी फंड का सोर्स ब्लॉक हो जाएगा, तो इट विल इम्पैक्ट द NBFCs मोर। तो जो इनफ्लो आ रहा था NBFC के पास स्पेशली मॉरिशस जैसे अदर जुरिडिक्शंस से, वेदर इन द फॉर्म ऑफ राउंड ट्रिपिंग और द मनी लॉन्ड्रिंग, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। RBI regulated financial entities will have to contend with both its note
restricting Chinese investment, and the adoption of FATF standards through which it will approve investments. तो जो FATF को लेकर के जो restrictions लगाए हैं, चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया था. अब FATF स्टैंडर्ड्स की कॉम्प्लायंस की बात आ रही है, उसकी वजह से अगर हम बात करें तो एनुअल फ्लो ऑफ अबाउट $1 to 1.5 बिलियन इनटू NBFCs वुड बी impacted. और इस पर्टिकुलर कोविड-19 की सिचुएशन में जबकि NBFCs ऑलरेडी डिस्ट्रेस की सिचुएशन में चल रही हैं, these types of clause or restrictions on investment funds may prove very negative for NBFCs in India. And most active investors in NBFCs are GIC, Blackstone, KKR, जिसका आपने अभी नाम सुना होगा रिलायंस के केस में, CDQP, Brookfield, Lone Star, True North. All these are the major active investors, especially in case of NBFCs. और हम देखते हैं इनका पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ है. आप देख सकते हैं GIC एक फॉरेन फंड टाइप है जिसका बेसिकली पोर्टफोलियो HDFC में है और अप्रॉक्सीमेटली $8,060 मिलियन का इन्वेस्टमेंट्स है. तो हम देख रहे हैं जितने भी ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की NBFCs में. क्यों? डेफिनेटली दैट इज प्रॉफिटेबल एंड मोर रिटर्न ओरिएंटेड. ये जो बड़े बड़े नाम हमको दिख रहे हैं GIC, ब्लैकस्टोन, ये तो बहुत रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट या FPI या FDI आते हैं जो कि FATF के क्लॉज को फॉलो नहीं करते हैं. स्पेशली RBI का टारगेट वही कंपनीज हैं, वही इन्वेस्टमेंट्स हैं. और अगर हम बोले कि ऐसी जुरिडिक्शंस जिनको हम टैक्स हेवन बोलते हैं, वहाँ से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली राउंड ट्रिपिंग का ही होता है और उसको ही लेकर के RBI बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. Blackstone refinances mega lease rental discounting loans. तो Blackstone का नाम हमने अभी देखा था उस लिस्ट में. Now there is another news related to Blackstone. US-based private equity fund manager Blackstone has refinanced the LRD loans worth rupees 2,500 crore with State Bank of India. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रीफाइनेंस किया है अप्रॉक्सीमेटली 2,500 करोड़ का LRD लोन. और लेंडर का, फाइनेंसर का ये कहना है कि दिस विल एक्चुअली गिव द हायर इंटरेस्ट रेट टू द बैंक एंड बिकॉज ऑफ द बेटर इंटरेस्ट रेट SBI हैज एक्चुअली रीफाइनेंस दीज LRD loans. The refinancing was carried out for LRDs of properties including One Indiabull Center and Indiabull Finance Center, which were bought from Indiabull's real estate, and also the one BKC property bought by the Blackstone last year. Though the earlier rates for LRDs stood at around 8.15%, although after this deal with SBI, the interest rate that Blackstone got with the rate of 7.5% as per the sources. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा स्टूडेंट्स के माइंड में, व्हाट इज LRD लोन्स क्या होते हैं? बेसिकली इट इज अ टर्म लोन ऑफर्ड अगेंस्ट द रेंटल रिसीट्स डिराइव्ड फ्रॉम लीज कॉन्ट्रैक्ट्स विद कॉर्पोरेट टेनेंट्स. तो बेसिकली लीज रेंटल डिस्काउंटिंग इज अ टूल टू एक्वायर द लोन फ्रॉम बैंक्स यूजिंग द रेंटल रिसीट्स एज कोलेटरल. मीन्स अगर हमने कोई पर्टिकुलर अपनी प्रॉपर्टी रेंट कर दी और उस पर मंथली हमें रेंट मिल रहा है तो उस रेंट रिसीट को कोलेटरल यूज करते हुए, कोलेटरल मीन्स जब भी कोई सिक्योरिटाइजेशन करती है गवर्नमेंट बैंक जब भी कोई लोन देती है बैंक कोलेटरल मांगती है किसी भी, जैसे कि आप अगर लोन लेने जाएं तो आप अपना कोई कोलेटरल, कोई असेट कोलेटरल के फॉर्म में रखते हैं जिसको हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं. और ये कोलेटरल बैंक कब यूज़ करती है? जब जो बोरोवर है वो NPA में कन्वर्ट हो जाता है, बोरोवर अपना लोन रीपे नहीं कर पाता. उस केस में बैंक इस पर्टिकुलर कोलेटरल को यूज़ करते हुए अपने अमाउंट या सेल करेगी मार्केट में, लीज करेगी, वॉट एवर इट इज़, इसको लीज करते हुए सेल करते हुए जो बैंक है वो अपना लोन का अमाउंट रिकवर करती है फ्रॉम दिस कोलेटरल. तो इसको कोलेटरल बोलते हैं. बेसिकली इट इज़ अ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस. बैंक जो भी लोन दे रही है उसके लिए बैंक सिक्योर होना चाहती है कि पर्टिकुलर बोरोवर हमारे उस लोन को वापस करेगा, और अगर नहीं करता है तो उस केस में हम इस कोलेटरल को सेल करके अपने लोन को रिकवर कर लेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज कोलेटरल.
तो LRD के केस में क्या होता है, जो कंपनी LRD लोन ले रही होती है वो बेसिकली अपनी रिसीट्स जो होती हैं, जो रेंटल रिसीट्स होती हैं, उसको एज अ कोलेटरल रख करके बैंक से लीज रेंटर डिस्काउंटिंग लोन, जिसको LRD लोन्स कहते हैं, वो लेती है. And the bank will examine the long-term cash flow and provide the loan based on the exact amount. And this loan is then payable by the rent promised by third party. और ये लोन देते समय जो SBI ने लोन दिया है ब्लैकस्टोन को, इस लोन को देते समय SBI ने और क्या क्या देखा होगा. ऐसे तो किसी को भी लोन नहीं, कोई भी जाकर अपनी रेंटल रिसीट्स को कोलेटरल रख करके लोन नहीं रहता था, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट होता. तो बेसिकली जब भी बैंक इस तरह के लोन्स देते तो वो हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस को ही मिलते हैं. और इसके अलावा बैंक जो अदर फैक्टर्स देखती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. इसके बाद क्या जो लोन टेकर बोरोवर है उसके खुद की भी पर्सनल कैपेसिटी है कि वो लोन को रीपे कर पाए. तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू रीपे, अदर असेट्स द बोरोवर हैज, लीगैलिटी एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, लायबिलिटी दैट माइट अकर्स. देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स दैट एक्चुअली बैंक go through before going for LDR loans और LRD loans. तो ब्लैकस्टोन ने रीफाइनेंस किया LRD लोन्स के थ्रू SBI से. और ब्लैकस्टोन की जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं कहाँ पर, वन इंडिया बुल में, इंडिया बुल फाइनेंस सेंटर, BKC प्रॉपर्टी, इनसे आने वाला जो रेंट है वो रेंट यूज़ करेगा ब्लैकस्टोन इन ऑर्डर टू रीपे देयर LRD लोन्स. अब देख लेते हैं other news clips. Airtel takes challenge to Jio in broadband services. So Bharti Airtel is about to earmark on massive expansion into its fiber to home, that is FTTH broadband services. So Jio को tackle करने के लिए Bharti Airtel is now expanding its fiber to the home broadband services so that it can actually take off the Jio. So in collaboration with the local cable operators who will provide the last mile connectivity, the company plans to offer the services to over approximately 1,000 cities across the country in the next upcoming 12 to 18 months. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज क्लिप. Firms likely to move court against arrest provisions under GST law. As we have discussed, companies are likely to file a petition in the Odisha High Court next week challenging the constitutional validity of jail provision under the GST law. यहाँ पर कंपनीज कोर्ट जाने स्टूडेंट्स माइंडेड केस अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्पनसेशन वाला केस अलग है. यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं वो उड़ीसा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द जेल प्रोविजन दैट इज अंडर GST लॉ. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में. गवर्नमेंट का ये कहना है कि कंपनीज को अगर GST एक्ट के अंदर बुक किया जाता है तो दैट इज़ फॉर फ्रॉडुलेंट क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम करने के क्राइम के लिए ही कंपनीज को बुक किया जाएगा अंडर GST लॉ. And the experts find loopholes in this provision, particularly those related to the arrest. उसमें एक arrest का भी provision है जिसको लेकर companies का ये कहना है कि this particular clause will be misused and all the companies or the number of companies are actually going to knock the door of Odisha High Court. According to the Odisha High Court observation in the case pertaining to the jail of a businessman, 1,620 cases of fraudulent claims for input tax credit involving a sum of approximately 11,251.3 crore were registered during the financial year 2018 and 19. तो जो fraudulent input tax credit है इसको लेकर बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स का प्रोविजन, जेल का प्रोविजन रखा है. तो नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर सेइंग कि ये प्रोविजन गलत है और उसके अगेंस्ट वो उड़ीसा हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है. तो बहुत अगर टेक्निकल चीज़, तो अगर टेक्निकल डिटेल्स में डिस्कस करने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा. बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ. बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट एक प्रोविजन होता है अंडर GST जिसमें रॉ मटेरियल्स पर, इंटरमीडिएटरी गुड्स पर जो टैक्स पे किया गया होता है उसको क्लेम करते हैं फॉर रीपेमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स ऑन टैक्स.
टैक्स पे टैक्स ना लगे, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए आईटीसी का प्रोविजन दिया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जितने भी इनपुट लेते हैं उस पर भी वो टैक्स पे करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टैक्स के रिडम्पशन के लिए वो पर्टिकुलर इनपुट टैक्स जो है वो रिडीम हो जाता है, वो वापस होता है, रीइंबर्स हो जाता है। क्योंकि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ना हो तो जितने भी इनपुट्स हैं उन पर टैक्स लगेगा। फर्दर वो इनपुट्स आगे फिर पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, तो उसमें फिर टैक्स पर टैक्स पूरा कॉस्ट इनपुट जो टैक्स पे किया है प्रोड्यूसर ने उसकी भी कॉस्ट पूरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में काउंट होगी, प्रोडक्ट के कॉस्ट में काउंट होगी। तो टैक्स ऑन टैक्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा ना हो कि इवेंचुअली कंज्यूमर तक जब जो प्रोडक्ट पहुंचे उस पर कई बार टैक्स पर टैक्स लग चुका हो, उसको अवॉइड करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स जो भी इनपुट प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स को एक्वायर करने में टैक्स पे कर रहा है, दैट पर्टिकुलर टैक्स विल बी रीपेड। क्यों? क्योंकि जीएसटी इज ओनली द वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मीन्स पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने जितनी वैल्यू ऐड करी है उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में, केवल उस ही पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा, ना कि उन इनपुट्स पर जो कि उसने ऑलरेडी मार्केट से परचेज किए हैं, मार्केट से एक्वायर किए हैं, जिस पर उसने ऑलरेडी टैक्स दिया है। तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। इसका सीधा मतलब यही है कि जो जितनी वैल्यू ऐड हुई है हर स्टेज पे केवल उस एडेड वैल्यू पर ही टैक्स कैलकुलेट होता चलेगा। बार बार अगर टैक्स कैलकुलेट कंप्लीट प्रोडक्ट पर होगा, उसकी कंप्लीट कॉस्ट पर होगा, तो दिस में लीड टू टैक्स ऑन टैक्स। और उसी प्रोविजन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन डाला गया था जीएसटी में कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो उनके जो इनपुट के लिए जो उन्होंने इनपुट एक्वायर किया, रॉ मटेरियल एक्वायर किया, इंटरमीडिएट गुड्स एक्वायर किया है, उस पर जो उन्होंने टैक्स दिया है उसके लिए वो रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। रिसेंटली क्या देखा गया कि नंबर ऑफ कंपनीज ऐसी हैं या कुछ ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम्स आए जिसमें एक्चुअली प्रोडक्ट एक्वायर ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, बट कंपनीज जो है उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया इन ऑर्डर टू गेट द रीफंड ऑफ फॉल्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और अप्रॉक्सीमेटली 1620 केसेस रजिस्टर हुए फ्रॉडुलेंट क्लेम्स फॉर आईटीसी। और इसी प्रोविजन में जेल टर्म्स भी अश्योर किया गया था, जिसको लेकर के अब जो बिजनेसमैन है वो कोर्ट जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो जेल प्रोविजन है दिस कुड बी यूज्ड एज अ हैरेसमेंट टूल बाय अथॉरिटीज। क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनका ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर क्लॉज सेक्शन 69 ऑफ सेंटर जीएसटी एक्ट इज आर्बिट्रेरी इन नेचर। इट गिव्स द इमेंस पावर टू जीएसटी कमिश्नर टू अरेस्ट अ पर्सन even if he has a reason to believe that the petitioner has claimed the fraudulent ITC। तो जो जीएसटी एक्ट है उसके सेक्शन 69 में जीएसटी कमिश्नर को पावर मिली है, इमेंस पावर मिली है कि अगर उसे लगता है कि पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने फ्रॉडुलेंट आईटीसी क्लेम किया इवन एट अ प्राइमा फोसी, देन ओनली ही कैन अरेस्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेसमैन। तो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ये कहना दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज एक्चुअली आर्बिट्रेरी इन नेचर, इट्स वेरी डिस्क्रिशनरी। तो जीएसटी कमिश्नर जिसे भी चाहे उसे सिर्फ इसी बिलीफ पर अरेस्ट कर ले कि हाँ उसने फ्रॉडुलेंट आईटीसी किया विदाउट इवन गोइंग फॉर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। तो जिसको लेकर के बिजनेसमैन अब उड़ीसा हाई कोर्ट जा रहे हैं कि ये जो जेल टर्म का क्लॉज है इसको एक्चुअली रिमूव किया जाए या इसमें कुछ प्रोवाइडेड दैट कंडीशंस लगा दी जाए। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, आरबीआई स्टैंड्स ऑन इनफ्लो वाया मॉरिशस में हिट एनबीएफसीज। तो आप इसमें एफएटीएफ के बारे में पढ़ लेंगे, राउंड ट्रिपिंग के बारे में पढ़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। वोकैबुलरी ऑफ द डे इज स्टेलमेट। स्टेलमेट मीन्स गतिरोध, डेडलॉक, इम्पास, स्टैंड ऑफ, साइड ट्रैक। ऑल दीज आर द synonyms of stalemate. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also join me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. The link is given on description box. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.